गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने टॉपिक पढ़ा था हिंदी भाषा और उसका विकास या भाषा और हिंदी भाषा। अब सेकंड टॉपिक का नाम है वर्ण विचार। वर्ण किसे कहते हैं और इसके कितने भेद हैं। वर्ण वह छोटी से छोटी मूल इकाई या ध्वनि जिसके और अधिक खंड या टुकड़े न किए जा सकें उसे वर्ण कहते हैं। जैसे ए, क, च, ट, त, प आदि। यानी सबसे छोटी जो मूल इकाई है या ध्वनि है जिसके और अधिक टुकड़े ना हो यानी खंड ना हो उसे क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। उच्चारण के आधार पर वर्णों को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, स्वर और व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं। यहाँ क्वेश्चन बनता है स्वर किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। पहली डेफिनेशन है ये, दूसरी है अथवा जिन वर्णों का उच्चारण करते समय अन्य या दूसरे वर्णों की सहायता न लेनी पड़े उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे ए, आ, ई, उ, ओ आदि। स्वर के कितने भेद हैं? स्वर के 3 भेद हैं। नंबर 1 हर्षु स्वर। हर्षु माने छोटा या लघु। स्वरों का उच्चारण करते समय बहुत कम समय लगे या जिन स्वरों को बोलने में बहुत कम समय लगे अथवा एक मात्रा वाले स्वर हर्षु स्वर कहलाते हैं। जैसे ए, ई, उ, री आदि। नंबर 2 दीर्घ स्वर। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। जिन स्वरों के उच्चारण में हसु स्वर से 2 गुना समय लगे उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं या 2 मात्रा वाले स्वर दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ आदि। इसके बाद है प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर से 3 गुना समय लगे उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम, हे राम आदि। अब है व्यंजन। हमने बताया था यहाँ उच्चारण के आधार पर वर्णों के 2 भेद हैं, स्वर और व्यंजन। तो पहला हमने स्वर क्लियर। अब व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं और इसके कितने भेद हैं। व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़े या जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। अथवा दूसरी डेफिनेशन में हमने दी है जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य या दूसरे वर्णों की सहायता लेनी पड़े उन्हें भी स्वर व्यंजन कहते हैं। जैसे क, ख, ग, च, य, र आदि। अब व्यंजन के कितने भेद हैं? व्यंजन के 4 भेद हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 स्पर्श व्यंजन। स्पर्श का अर्थ क्या होता है? छूना। डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है, नाम से ही डेफिनेशन क्लियर हो जाती है। स्पर्श का अर्थ है छूना। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारे मुख का आंतरिक भाग दूसरे भाग को स्पर्श करता है उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे क, ख, ग। ये कैसे मैं तक संख्या में 25 हैं। अब इनका दूसरा नाम भी है वर्गीय व्यंजन। अब इन्हें वर्गीय व्यंजन क्यों कहते हैं? कहते हैं कि इन व्यंजनों के 5 वर्ग हैं। क, क वर्ग, च, च वर्ग, ट, ट वर्ग, त, त वर्ग, प, प वर्ग। तो पहला व्यंजन है क। इसमें आता है क, ख, ग, घ, ड़। च वर्ग च, छ, ज, झ, य। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग त, थ, द, ध, न। प वर्ग प, फ, ब, भ, म। यानी पहला हुआ हमारा क और अंतिम हुआ हमारा म। तो क और मैं जो व्यंजन है वो कितने हो गए? 25। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। नंबर 2 अंतस्थ व्यंजन। अंत का अर्थ होता है आंतरिक और सत का अर्थ होता है स्थित। यानी आंतरिक, अंत का अर्थ है आंतरिक और सत का अर्थ है स्थित। इन व्यंजनों का उच्चारण मुख के आंतरिक भाग से होने के कारण इन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे य, र, ल, व। ये संख्या में कितने हैं? 4। 25 और 4 29। उष्म व्यंजन। उष्म का अर्थ है उष्मा या गर्मी।
इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारे मुख से ऊष्मा बाहर निकलती है, इसलिए इन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये भी संख्या में कितने हैं? 4, स और ह। ठीक है, और 4 ये 29 और 4 33। एक्चुअल में तो व्यंजन हमारे 33 ही हैं, लेकिन फिर भी हम आगे कुछ, क्योंकि हिंदी क्या है, सर्वग्राह्य भाषा बनाई गई है, इसलिए इसमें हम कुछ और भी व्यंजन पढ़ते हैं। संयुक्त व्यंजन, दो व्यंजनों के योग से मिलकर बनने वाला व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाता है। अक्षय, क जमा स, अक्षय यानी क्षत्रिय, क जमा स। और यदि स को बेहंत लगाएंगे, जमा आगे ए। त्र, त जमा र, गे, जय जमा ये, गे ज्ञानी। श्रेय, श्रमिक, स जमा र। ठीक है, अब आता है हमारा अनुस्वार, यानी अनुस्वार और अनुनासिक क्या होता है? अनुस्वार का मतलब होता है अंकी बिंदी, अनुनासिक का मतलब होता है चंद्र बिंदु। ये चिन्ह है इन दोनों के। अनुस्वार, जिन वर्णों या शब्दों का उच्चारण करते समय ध्वनि मुख और नासिका यानी मुख और नाक दोनों से समान रूप से बाहर निकलती है, उन्हें हम अनुस्वार कहते हैं। इसमें अंक की बिंदी का प्रयोग होता है, यानी ये इसका चिन्ह है अंक की बिंदी, जैसे अंक, पंकज, रंग, कंगन, कंचन आदि। यानी इनको बोलते हैं तो हमारे मुख से भी इतनी ध्वनि निकलती है और नाक से भी इतनी निकलती है, इसलिए ये अनुस्वार है। अनुनासिक, इसको हम निर्नुनासिक भी कहते हैं। वे वर्ण या शब्द जिनका उच्चारण करते समय ध्वनि नासिका से अधिक और मुख से कम बाहर निकलती है, उन्हें हम अनुनासिक कहते हैं। इनका चिन्ह चंद्र बिंदु है। कौन सा है? चंद्र बिंदु। जैसे आँच, पाँच, काँच, साँच, सांप, आँख आदि। अब यहाँ क्या था? चंद्र बिंदु। अगला क्वेश्चन बढ़ता है हमारा, मात्रा किसे कहते हैं? यानी मात्रा क्या होती है? क्या होती है? मात्राएं स्वरों की होती है, ठीक है, लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या है देखिए। किसी वर्ण के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। जैसे आ की मात्रा, ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, यानी किसी वर्ण को बोलने में जो समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आयोग वाह। अब मैंने बताया हिंदी सर्वग्राह्य भाषा है, इसलिए सभी भाषाओं को इसमें स्थान दे दिया गया है। तो कुछ आयोग वाह वर्ण हैं जो हिंदी में प्रयोग होते हैं, इनकी भी दो डेफिनेशन हमने बनाई है। हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजनों के अतिरिक्त कुछ अन्य वर्ण भी प्रयुक्त होते हैं, उन्हें हम आयोग वाह कहते हैं। अथवा दूसरी डेफिनेशन है, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण न स्वरों की भांति होता है न व्यंजनों की भांति होता है, उन्हें हम आयोग वाह कहते हैं। जैसे ज, ये नुक्ता कहलाता है, इनके नीचे जो बिंदी लगा रखी है इसको क्या कहते हैं? नुक्ता। फ, डॉक्टर वाला आ और ढ, ठीक है, ये जो बिंदियां हैं इनको क्या कहते हैं? नुक्ता। ये वैसे अरबी और फारसी भाषा में शब्द प्रयोग होते हैं सबसे ज़्यादा नुक्ता के, ठीक है। जिनको अरबी और फारसी भाषाएं आती है तो वो इनका उच्चारण भी सही कर सकते हैं। अब आती है हमारे पास उच्चारण तालिका। भाई अभी हम पढ़ते थे उच्चारण स्थान। उच्चारण के आधार पर हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांट दिया था हमने। अब यहाँ क्वेश्चन बनता है उच्चारण स्थान के आधार पर हिंदी वर्णमाला कितने भागों में बांटा गया है? तो उच्चारण स्थान के आधार पर हिंदी वर्णमाला को 9 भागों में बांट दिया है। 9 भाग कौन कौन से हैं? कंठ, हिंदी में कंठ है, संस्कृत में कंठ है। तालु, तालव है। मूर्धा, मूर्धन्य। दंत, दंत है। ओष्ठ, ओष्ठ है। नासिका, नासिक्य। दंतौष्ठ, कंठौष्ठ और कंठतालु। देखिए भाई, कंठ से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं? जब हमने उच्चारण के आधार पर जो अंग बताए थे मुख के, वो सबसे अंदर का हिस्सा था कंठ। उसके बाद क्या आता है? तालव्य, ऊपर की तरफ जो नर्म हिस्सा होता है वो तालव्य होता है। उसके बाद जो दांतों के साथ स्थान है वो खुरदरा स्थान है, उसको मूर्धा कहते हैं। उसके बाद दंत आता है और लास्ट में हमारा ओष्ठ का प्रयोग होता है। तो ये जो वर्ण है स्वर में है ए, आ, अ, और व्यंजन में है क, ख, ग, घ, ड़। इन व्यंजनों को बोलते हैं तो हमारे कंठ से ध्वनि निकलती है, इसलिए हमें कंठ्य वर्ण भी कहा जाता है। ई, जब इनका उच्चारण करते हैं तो हमारी जीवा कहाँ स्पर्श करती है? तालव्य को। च, छ, ज, झ, य और स।
ये जो व्यंजन है इनका उच्चारण करते हैं तालव्य को स्पर्श करती है, इसलिए इन्हें तालु या तालव्य व्यंजन कहते हैं। री, अब री का उच्चारण या ट, ठ, ड, ढ, ण और षटकोण वाला स, इनका उच्चारण कहाँ से होता है? हमारे दांतों के साथ जो खुरदरा स्थान है वहाँ से होता है, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं? मूर्धा या मूर्धन्य। इसके बाद यहाँ स्वर नहीं है, त, थ, द, ध, न, ल। इन वर्णों को जब हम बोलते हैं, यदि हम उच्चारण सही करेंगे तो हमारी जिह्वा दांत को आकर स्पर्श करती है, इसलिए इन्हें दंते व्यंजन कहते हैं। ठीक है। उ, उ, देखिए अब होठों का प्रयोग यदि ना करें तो इन व्यंजनों को हम नहीं बोल सकते, ना इन स्वरों को बोल सकते हैं। प, फ, ब, भ, म। ठीक है, तो होठों के प्रयोग से बोला जाता है, इसलिए औष्ठ्यवाण है। इसके बाद जो हमारे अंतिम व्यंजन है प्रत्येक वर्ग का, जिनको हम नासिक के व्यंजन कहते हैं, उनका उच्चारण नासिका से होता है और इन अंक की बिंदी में इनका हम प्रयोग करते हैं। अड़ खाली, अणा, न, म और न। ठीक है, नासिका से ज़्यादा ध्वनि निकलती है, अनुस्वार के रूप में हम इनका प्रयोग करते हैं, इसलिए इन्हें नासिक के व्यंजन कहते हैं। इसके बाद है व, फ। अब इसमें दांतों का प्रयोग होता है और होठों का भी। ओ, औ, इनमें केवल क्या है? कंठ का और होठ का प्रयोग होता है, तो कंठोष्ठ। और ए, आई, इसमें क्या है? कंठ और तालु, यानी गले से भी आवाज़ निकलती है और तालु को भी हमारी जिह्वा स्पर्श करती है। प्यारे विद्यार्थियों, आपकी समझ में ये चैप्टर आ गया होगा। ये सेकंड चैप्टर भी हमारा कंप्लीट। ओके, थैंक्स।